नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल ओजांग टाइम्स पर। वक्त हो गया है खबरों के पोस्टमार्टम करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। देश के कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच एक अहम प्रश्न ये है कि आखिर ये मांग क्यों की गई है। क्या आंकड़े याचिका में की गई इस मांग का समर्थन करते हैं कि यदि हिंदुओं को इन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए तो उन्हें क्या लाभ होगा? तो चलिए आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका है इन राज्यों की जनसंख्याइकी की। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश में 79.80% हिंदू थे। मुस्लिमों की आबादी 14.23%, ईसाई समुदाय की जनसंख्या 2.30 और सिखों की आबादी 1.72% थी। देश को स्वतंत्रता मिलने के कुछ ही समय बाद वर्ष 1951 में भारत में हिंदू आबादी 84.1%, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 9.8% थी। उस समय भी ईसाइयों की संख्या 2.30% और सिखों की 1.79% थी। अब बात करें राज्यों की, तो याचिका में उल्लिखित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर में हिंदू आबादी 28.44% है। इसी प्रकार लद्दाख में इस समुदाय की संख्या 12.11% है। उत्तर पूर्व के राज्यों में मिजोरम में हिंदू आबादी सबसे कम 2.75% है। नागालैंड में यह आंकड़ा 8.75% है। मेघालय में 11.53 और अरुणाचल प्रदेश में हिंदू जनसंख्या 29.04% है। बता दें कि याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर का उदाहरण देते हुए वहां हिंदुओं को जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजना का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2AF की वैधता को भी चुनौती दी और कहा कि यह धारा केंद्र को असीमित शक्ति देती है। दर्जा मिले तो ये लाभ होगा। इस मामले में केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 कहता है कि राज्य सरकारें भी राज्य की सीमा में धार्मिक और भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने याचिका खारिज करने की अपील की है और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जिस तरह की राहत की मांग की है वह जनहित या राष्ट्रहित में नहीं है। पूरे देश में धार्मिक और भाषाई पहचान के लिए एक आधार नहीं हो सकता। यदि हिंदुओं को इन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए तो वहां पर वे अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए संबंधित राज्य ही दिशा निर्देश तय कर सकते हैं। इसके अलावा इन राज्यों में अल्पसंख्यकों के लिए सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को लाभ भी मिल सकेगा। किन्हें माना जाता है धार्मिक अल्पसंख्यक? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2C के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 1993 में देश में 5 समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया। ये हैं मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई। केंद्र के अदालत में जवाब के अनुसार महाराष्ट्र ने राज्य में यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया, जबकि कर्नाटक में उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लंबड़ी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती को अपनी सीमा में अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा दिया है। आर्टिकल 30 से जुड़ा निर्णय। अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाने से जुड़े मामले में TMA पई फाउंडेशन केस काफ़ी अहम माना जाता है। वर्ष 2002 में इस केस में निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 30 की व्याख्या की थी और कहा था कि इसका उद्देश्य जो अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई आधार पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनके संचालन का अधिकार देता है, उसे राज्यों में ध्यान में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय पर हिंदुओं को कई राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की याचिका दाखिल की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। महामारियां हमेशा अपने पीछे दुखद इतिहास ही छोड़ती हैं। बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि जो परिवार अपने प्रियजनों को खोते हैं और जिन देशों का विकास पूरी तरह पटरी से उतर जाता है, उन्हें संभालना भी बहुत बड़ी चुनौती साबित होती है। हालांकि महामारी से मिले सबक याद रखे जाएं और सेहत को प्राथमिकता में लिया जाए तो आने वाले संकटों से पार पाया जा सकता है। आमतौर पर सबके ऐसे मामलों में आंकड़े कम आते हैं।
आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी कितना बड़ा प्रकोप साबित हुई, कितनी मौतें हुई, कितनी की रक्षा दवाओं और टीकों ने की, कितने लोग सही समय पर इलाज मिलने से बच गए और कितनों को अस्पतालों में ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं कराया जा सका। लेकिन इधर जब कोरोना वायरस ने पैदा महामारी कोविड-19 के कारण दुनिया में साल 2020 और 21 में हुई मौतों के आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जारी किए तो कुछ शंकाएं और सवाल उठ खड़े हुए। हमारी सरकार ने इन पर यह कहते हुए ऐतराज प्रकट किया है कि भारत के बारे में ये आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बीते 2 वर्षों में हुई मौतों के बारे में WHO ने हाल ही में जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक दुनिया में औसतन 1 जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान 1.5 करोड़ मौतें हुई हैं। इसमें महामारी और उसके कारण पैदा हुई स्थितियों के चलते हुई मौतों की संख्या शामिल है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने के कारण मौत हो जाना। महामारी के असर से जानने के उद्देश्य से किए गए इस आकलन में भारत के बारे में जो अनुमान पेश किए गए हैं, उसने बहुतों को हैरान कर दिया है। WHO का कहना है कि भारत में कोविड-19 के कारण 47 लाख लोगों की मौत हुई, जो भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े से करीब 10 गुना ज़्यादा है। WHO के मत में भारत में 33 से 65 लाख लोगों की मौतें दर्ज नहीं हुई हैं। इस तरह कोविड-19 से दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें भारत में हुई मानी जा रही हैं। WHO ने भारत में मृतकों की जो संख्या बताई है, वह संख्या दुनिया भर में हुई मौतों की 1/3 है। WHO का मानना यह भी है कि भारत ही नहीं, कई अन्य देशों ने भी कोविड-19 की हुई मौतों की कम गिनती की है। इस तरह दुनिया भर में सिर्फ 54 लाख मौतों को सरकारी दस्तावेजों में लिया गया है, ताकि कई देश कोविड-19 के प्रबंध में रह गई खामियों, लापरवाहियों की जिम्मेदारी से बच सके। इसमें संदेह नहीं है कि भारत समेत कई अन्य विकासशील और गरीब देशों का स्वास्थ्य तंत्र कई वजह से चर्चा में रहा है। अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि अव्वल तो ये देश अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पा रहे हैं और अपने बजट का बहुत कम हिस्सा नागरिकों की सेहत पर खर्च करते हैं। इन देशों में गरीबों को नाम मात्र की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल हैं और मध्य वर्ग को भी इलाज के लिए निजी अस्पतालों में सैकड़ों गुना ज़्यादा रकम चुकानी पड़ रही है। इन समस्याओं से शायद ही किसी को इनकार हो, लेकिन कोविड-19 नामक महामारी का किस्सा इससे जरा अलग है। टीकों के विकास से पहले इस महामारी के खिलाफ प्रतिरक्षा का कोई ठोस उपाय हमारे पास नहीं था। मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज दूरी बरतने आदि सावधानियों के बावजूद कोई गारंटी नहीं थी कि इसकी चपेट में आया व्यक्ति जीवित बचेगा या नहीं। भारत में जन्मे और मृत्यु का पंजीकरण रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में किया जाता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत RGI बड़े पैमाने पर शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और वैज्ञानिकों की मदद से ये आंकड़े तैयार करता है। ऐसे में RGI द्वारा सालाना आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़े ज़्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। लेकिन WHO ने गैर आधिकारिक आंकड़ों को गणितीय मॉडल की मदद से प्रोसेस कर जो अनुमान निकाले हैं, उन्हें विश्वसनीय मानना टेढ़ी खीर है। यही नहीं, इन आंकड़ों के संदर्भ में भारत ने WHO से पूछा है कि उसने भारत के जिन 17 राज्यों के आंकड़े जिन कुछ मीडिया रिपोर्ट और वेबसाइट की मदद से जुटाए हैं, उनका आधार क्या है। इन सवालों का जवाब हालांकि अभी तक WHO ने नहीं दिया है। इससे संस्था द्वारा आंकड़ा संग्रहण की प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है और आंकड़े भरोसे करने लायक नहीं रह जाते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए आंकड़ों पर विवाद के बीच उसके अनुमानों के गलत होने की संभावना भी उभर रही है। एक चर्चा यह उठी है कि जो WHO कोरोना वायरस की पैदावार और उसके प्रसार के लिए जिम्मेदार माने गए चीन के प्रति नरमी दर्शाता है, उससे भारत आदि को आंकड़ों के जरिए घेरने का प्रयास कर चीनी मंसूबों को सफल बनाने का काम किया गया है। दावा किया जा रहा है कि जब नवंबर-दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में कोरोना संक्रमण फैला हुआ था, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बीमारी की पैदावार और प्रसार के बारे में बिल्कुल खामोश रहा। मौजूदा हालात देखें तो चीन कोविड-19 के संक्रमण और इस महामारी से हुई मौतों के मामले में कोई पारदर्शिता नहीं बरत रहा है, लेकिन तब भी विश्व स्वास्थ्य संगठन उसकी यह तारीफ करने से नहीं चूक रहा कि वहाँ कोविड-19 से हुई मौतें काफ़ी कम रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोचांग टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। बिना पानी के मानव जीवन संकट में पड़ जाएगा। लगातार घट रहे भूजल स्तर के पीछे कहीं ना कहीं मानव ही जिम्मेदार है। वहीं हरियाणा में पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए संकल्पबद्ध प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप राज्य में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत कर दी है।
वैसे तो हर जिले में कम से कम 75 तालाबों के नवीनीकरण का जिम्मा संबंधित सांसद को सौंपा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत के गांव नाहरा से इस अभियान की शुरुआत करते हुए तालाबों के कायाकल्प में जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल ही जीवन है के मूल मंत्र को समझा और देश भर के तालाबों को बचाने का आह्वान किया है। पहले लोग सहयोग से तालाब खोदते थे, लेकिन काफी समय से लोगों ने तालाबों की साफ सफाई की ओर ध्यान देना बंद कर दिया है, जिस कारण न केवल ये भयंकर रूप में प्रदूषित हो गए, बल्कि इनका पानी पशुओं के पीने और नहाने लायक भी नहीं बचा। अब जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की जोड़ी ने तालाबों की हालत में सुधार की बड़ी पहल की है, निसंदेह निकट भविष्य में उसके अच्छे नतीजे आने वाले हैं। अगर लोग इस अभियान को खुद का अभियान बना ले तो शानदार नतीजे आते देर नहीं लगेगी। हरियाणा के करीब 19,000 तालाबों में से 8,500 तालाबों में गंदा पानी ठहरा हुआ है, जिसे स्वच्छ करने की मुहिम को गति देने की जरूरत है। प्रदेश सरकार ने राज्य के ऐतिहासिक तालाबों को तीर्थ स्थल मानकर जीर्णोद्धार करने की प्रेरणा जनता को दी है। अमृत सरोवर मिशन के तहत 8,000 तालाबों को जीर्णोद्धार करने की योजना है। इनमें 1,600 तालाबों पर काम शुरू भी हो चुका है। इसके बाद पूरे प्रदेश में बचे हुए सभी तालाबों की दशा सुधारने की सरकार की योजना है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में शुद्ध पानी की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में 82 लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य है। इसमें से आधे से अधिक जमीन ऐसी है जिनकी नहर, तालाब आदि से सीधी सिंचाई नहीं हो पाती। इसीलिए सरकार किसानों को माइक्रो इरिगेशन प्रणाली के तरफ मोड़ने के अभियान में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए 85% सब्सिडी तक दी जा रही है। मात्र 15% पैसा ही किसानों को लगाना पड़ेगा। राज्य में ट्यूबवेल से सिंचाई करने की वजह से हर साल 1 मीटर जल स्तर नीचे जा रहा है। किसान की भाषा में समझो तो उसे हर साल 1 मीटर का पाइप बोरवेल में डालना पड़ता है। ऐसे में यदि 10 से 20 साल बीत गए तो जमीन में पानी खत्म होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये वैसी ही स्थिति होगी जैसी स्थिति हमारे शरीर के रक्त खत्म हो जाने से होती है। ऐसा करने से जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म होने के साथ साथ भावी पीढ़ी को बंजर भूमि ही मिलेगी। धान जैसी फसलों में ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। इन फसलों की खेती को सरकार पहले ही हतोत्साहित कर चुकी है। धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को सरकार प्रत्येक वर्ष 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दे रही है। अपने खेत में 1 एकड़ धान की फसल कम करता है तो उसको जो है सरकार से 7,000 रुपये एकड़ सब्सिडी यानी कि अनुदान दिया जाएगा। पिछले साल इस योजना के अंतर्गत किसानों ने 1 लाख एकड़ पर धान की बिजाई कम की थी, जिसे इस साल 2 लाख एकड़ तक पहुंचाने की योजना है। प्रदेश सरकार ने हर गांव को श्रेणियों में बांटकर सिंचाई योजना बनाने का रोड मैप तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजांग टाइम्स। अब रुक करते हैं बाबा केदारनाथ धाम का। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ केदारनाथ के कपाट खोले गए हैं। फूलों से सजे भगवान शिव के धाम का ये भव्य नजारा देखते ही बन रहा था, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी के साथ भोलेनाथ के द्वार पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के महामारी के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा 2 साल बाद शुरू की गई है। यात्रा शुरू हुई तो भक्तों की अनियंत्रित भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यात्रियों की सुविधा और कोरोना की रोकथाम के लिए तय सीमा से भी कई ज्यादा लोग केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। ये संख्या 25,000 से भी ज्यादा बताई जा रही है। 2 दिन के अंदर करीब 40,000 लोग दर्शन के लिए जा चुके हैं। गौरीकुंड में मंदिर परिसर तक श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। यहाँ तक कि केदारपुरी के पूर्ण विकास में बना आस्था पथ भी भीड़ से खचाखच भरा था। यहाँ हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब कपाट खुलने के बाद मंदिर परिसर में प्रवेश और निकास द्वार न होने से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों का हुजूम
इस कदर बढ़ रहा था कि भीड़ बेकाबू होने लगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार को खुद मंदिर के प्रवेश द्वार पर मोर्चा संभालना पड़ा। सूत्रों की माने तो यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम नहीं थे। हालात इतने खराब थे कि भगदड़ और लाठीचार्ज की स्थिति पैदा हो गई। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस गांव में या शहर में 10,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो और वहां पर 40 से 50,000 लोग पहुंच जाए तो क्या हालत होंगे उस गांव के। जी हां, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है केदारनाथ में। केदारग्राम एक बेहद छोटा सा गांव है जिसकी क्षमता कुल 10,000 लोगों के ठहरने के लिए ही की गई हो। वहां अधिकतम एक रात में 10,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है, जहां इतने ही लोगों के भोजन की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन 6 मई को कपाट खुलने के पहले दिन ही सुबह गौरीकुंड तक 25,000 लोग पहुंच गए। इस भीड़ को प्रशासन को नियंत्रित करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ गई और लोगों को गौरीकुंड में ही रोक दिया गया। केदारग्राम की हालत ये थी कि एक भी होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला में एक भी कमरा नहीं था। लोग खुले आसमान के नीचे 2 डिग्री सेल्सियस में अलाव के भरोसे सोए और खाने पीने का कुछ भी पता ही नहीं था। लिहाजा उजांग टाइम्स की पूरी टीम आपसे विनती करती है कि केदारनाथ की यात्रा 6 महीने के लिए है तो थोड़ा सा सब्र कर लें, वरना 2013 के वो 48 घंटे शायद ही कोई भुला सका होगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आज की खबरों के पोस्टमार्टम में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें उजांग टाइम्स के साथ। नमस्कार।